जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो आज इसको हम वाइंड अप करेंगे बेटा। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के जो टॉपिक्स हैं इसको वाइंड अप करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी मैं आपको कुछ टाइप्स है मार्केट्स की दो रहती है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट्स दूंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। ये मैं इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ बेटा कि आपका जो पेपर है उसमें इस टॉपिक में से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ना समझेगा कि अकाउंटिंग 2 में अकाउंटिंग 1 वाला जो है वो कोर्स शामिल नहीं होगा। कोर्स से मुराद के कंप्लीट कोर्स नहीं, मीन दैट के कॉन्सेप्ट शामिल हो सकते हैं। कोई मैं ट्रांजैक्शन दे दूं, मैं पूछूं जिसमें डेबिट क्रेडिट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इट डजंट मीन दैट कि मैं आपसे अकाउंटिंग 1 के पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ, मीन दैट के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स की टाइप को डिस्कस कर रहे थे। 3 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी। फोर्थ टाइप इज कैपिटल मार्केट। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, मनी मार्केट के अंदर बेटा मैंने आपको ये बताया था कि द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज हुज मैच्योरिटीज आर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर सोल्ड एंड परचेज। ऐसी मार्केट जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मुद्दत 1 साल या 1 साल से कम होगी, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट। अच्छा, कैपिटल मार्केट बेटा उसका रिवर्स होती है, द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज हुज मैच्योरिटीज आर मोर देन 1 ईयर। यानी अगर एक कंपनी है उसको पैसा चाहिए फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो फिर वो कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटी इशू करेगी। अगर कोई इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के, 1 साल तक मनी मार्केट है। 1 साल से ऊपर जो भी पेपर्स आपको मार्केट में मिलेगा उस मार्केट को हम कैपिटल मार्केट बोलेंगे। इस मार्केट में बेटा 2 पेपर्स मिलते हैं। जिस तरह मनी मार्केट के अंदर मैंने आपको टी बिल्स का बताया था, कमर्शियल पेपर्स का बताया था, बैंकर एक्सेप्टेंस का बताया था, इसी तरह कैपिटल मार्केट के अंदर बेटा 2 सिक्योरिटीज मिलेंगी, एक बॉन्ड्स के नाम से और एक शेयर्स के नाम से। ये 2 पेपर्स हैं जो आपको कैपिटल मार्केट में मिलेंगे। आपके साथ मैंने लास्ट क्लासेस के लिंक शेयर कर दिए थे, ऐसे ही मैंने क्लासेस जो अपलोड की थी उसके लिंक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। मिल गए थे लिंक्स आप लोगों को? जी जी यस सर, मिल गए थे सर। हाँ, उन क्लासेस को बेटा सुन लिया करें, उससे ये फायदा होगा कि जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होगा उस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा दोबारा। फिर भी ना समझ आए, डोंट वरी अबाउट दैट। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन पूछने पे कोई एतराज नहीं बेटा मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा एक बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ बॉन्ड्स का मतलब प्राइस बॉन्ड्स नहीं है। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक पेपर होता है, एक सिक्योरिटी होती है। अगर कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी एक पेपर इशू करती है जिसका नाम बॉन्ड है, लेकिन इसकी मुद्दत जो है वो 1 साल से ज्यादा होती है। ये ध्यान में रखिएगा, ये 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए इशू किए जाते हैं। शेयर्स भी एक पेपर होता है, ये भी कंपनी इशू करती है फॉर मोर देन 1 ईयर। फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि बॉन्ड खरीदेंगे तो इसके ऊपर कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी, और शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है भला? अगर आप शेयर में पैसा, क्या मिलता है? ओनरशिप भी मिलती है। इसके अलावा कमाने के लिए जी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा क्या मिलता है? जिस तरह इंटरेस्ट आपके लिए अर्निंग है, शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है सर? प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं बेटा? उसका नाम लिखवाया था मैंने आपको, डिविडेंड। तो बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं डिविडेंड का। ओके, सेकंड डिफरेंस जो भी आपने बोला, अगर आप बॉन्ड खरीदेंगे तो नो ऑनरशिप, यानी अगर आप किसी भी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं तो वो बॉन्ड आपको ऑनरशिप नहीं देगा, जबकि शेयर्स क्या देंगे? आपको ऑनरशिप देंगे। यानी जो भी कंपनी, अगर फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है, पेप्सी कंपनी का ही आपने शेयर खरीदा हुआ है, तो जो बॉन्ड होंगे वो आपको ऑनरशिप नहीं देंगे, लेकिन जो शेयर्स होंगे वो आपको ऑनरशिप देंगे। थर्ड डिफरेंस बेटा, नो वोटिंग राइट। बॉन्ड्स खरीदेंगे तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा बेटा। जब आप बीच में ऐड होते हैं ना, उसकी वजह से ना ये फिर लिखा नहीं जाता, नो वोटिंग राइट। और अगर आप शेयर्स खरीदेंगे तो आपके पास वोटिंग राइट होता है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट होती है। तो जब कंपनी के अंदर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना होता है, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो वोट डाल सकते हैं, बाकी जो कंपनी के जो बॉन्ड होल्डर हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकते।
तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होगी। और इसीलिए बेटा, और बाकी इनमें डिफरेंस क्या थी, ये 3 मेन डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिए। आगे फर्दर हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मार्केट में बेटा जो आपको बॉन्ड्स मिलते हैं वो 2 तरह के मिलेंगे। एक होते हैं सिक्योर बॉन्ड्स, जब आप खरीदने जाएंगे तो 2 तरह के बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे, एक को हम नाम देते हैं सिक्योर बॉन्ड्स का और एक को हम नाम देते हैं अनसिक्योर बॉन्ड्स का। क्या फर्क होता है दोनों में? सिक्योर बॉन्ड्स बेटा वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके अगेंस्ट कंपनी ने अपने एसेट्स प्लेज किए होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने कमर्शियल पेपर में और एक बैंकर एक्सेप्टेंस पढ़ा था। बैंकर एक्सेप्टेंस में मैंने क्या बोला था कि उसके पीछे बैंक की गारंटी होती है। इसी तरह सिक्योर बॉन्ड्स बेटा वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके पीछे कंपनी के एसेट्स प्लेज होते हैं, और अनसिक्योर बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके पीछे एसेट्स प्लेज नहीं होते। यानी कंपनी सिर्फ अपनी रेपुटेशन की बेस पे, अपने नाम की बेस के ऊपर मार्केट में बॉन्ड इशू करती है। फॉर एग्जांपल पेप्सी ने इशू कर दिया, कोक ने इशू कर दिया, नेस्ले ने इशू कर दिया। तो ये जो कंपनीज अपने इशू करेंगी दोज आर कॉल्ड अनसिक्योर बॉन्ड्स। तो जो सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं ये इसलिए सिक्योर होते हैं बेटा कि क्योंकि इसके बैकएंड के ऊपर कंपनी के एसेट्स प्लेज होते हैं। पता होता है अगर कंपनी भागेगी तो इसके जो एसेट्स है उसको बेच के पैसे मिल जाएंगे। जबकि अनसिक्योर बॉन्ड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की रेपुटेशन की बेस के ऊपर जो है जो बॉन्ड्स है वो इशू किए जाते हैं। यानी कंपनी की अगर रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि वो लेस रिस्की है। लेकिन बेटा याद रखिएगा अगर इन दोनों बॉन्ड में से देखिए तो कौन सा बॉन्ड खरीदना लेस रिस्की है? वो बेटा आपका सिक्योर बॉन्ड खरीदना लेस रिस्की है। क्यों? क्योंकि सिक्योर बॉन्ड जो है उसके पीछे कंपनी के एसेट्स प्लेज होते हैं, और अनसिक्योर बॉन्ड्स के पीछे कोई चीज प्लेज नहीं होती। तो लाजमी नहीं कि जो आपकी रेपुटेशन आज है वो रेपुटेशन हमेशा आपकी रहेगी। सो दैट्स व्हाई कंपनी की जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो सकती है। इसी तरह शेयर्स की भी 2 टाइप्स हैं बेटा आगे फर्दर जो हमने डिस्कस करनी है। एक हम बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर्स, और एक बेटा आपके पास होती है कॉमन शेयर्स। जिस तरह जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? ओके, प्रेफर्ड शेयर की बेटा 2 टाइप्स होती हैं, सॉरी शेयर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं प्रेफर्ड शेयर्स और एक होते हैं कॉमन शेयर्स। दोनों ही शेयर्स हैं, याद रखिएगा। शेयर्स के ऊपर आपको ओनरशिप भी मिलेगी, शेयर्स के ऊपर आपको वोटिंग राइट भी होता है, शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है। अब फर्क इन दोनों में क्या है? प्रेफर्ड शेयर अगर आप खरीदेंगे तो इसके ऊपर आपको डिविडेंड जो है वो फिक्स मिलेगा। आगे कॉमन शेयर में लिख ले नो फिक्स डिविडेंड। फिक्स डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब आप कंपनी का प्रेफर्ड शेयर खरीदेंगे तो कंपनी आपको पहले ही बता देगी जी कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2 रुपीज पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, 5 रुपीज पर शेयर, एक अमाउंट फिक्स कर दी जाएगी। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो तब भी आपको 2 रुपीज ही मिलने हैं, कंपनी को कम प्रॉफिट हो तब भी आपको 2 रुपीज मिलने हैं, कंपनी अगर लॉस में भी चली जाती है तब भी आपको 2 रुपीज जो है वो डिविडेंड के लाजमी मिलेंगे। लेकिन कॉमन शेयर के पास ऐसा नहीं होता। जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, यानी जो आपके शेयर होल्डर उनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। कंपनी को कम प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड मिलेगा। और अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो कॉमन शेयर वालों को डिविडेंड उस साल नहीं मिलेगा। लेकिन फिक्स अगर प्रेफर्ड शेयर की बात करें, अगर प्रेफर्ड शेयर होल्डर वालों को इस साल डिविडेंड नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल 2 रुपीज, तो अगले साल उनको 4 रुपीज मिलेंगे। 2 रुपीज पिछले साल वाले और 2 रुपीज उस साल वाले। अगर दूसरे साल भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती तो वो तीसरे साल, यानी वो क्यूमुलेट होते रहेंगे। जबकि कॉमन शेयर वालों के साथ ऐसा नहीं होता। जिस साल कॉमन शेयर वालों को डिविडेंड नहीं मिलता उस साल अगले साल के लिए वो अगले साल के हिसाब से उनको मिलेगा, पिछले वाला उनको काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड डिफरेंस बेटा जो इनके दरमियान होता है वो ये होता है क्लेम ऑन एसेट। जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्लेम ऑन एसेट कर सकते हैं। क्लेम ऑन एसेट का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी फ्लॉप हो जाती है, कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी का दिवालिया निकल जाता है और कंपनी पैसे वापस करने पे आती है तो सबसे पहले पेमेंट दी जाएगी प्रेफर्ड वालों को। अगर पैसे बच जाते हैं तो कॉमन वालों को पैसे मिलेंगे, अगर पैसे नहीं बचते तो कॉमन वालों को पैसे नहीं मिलते।
यानी पैसे पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले प्रेफरेंस दी जाएगी प्रेफर्ड शेयर होल्डर वालों को। यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर इन दोनों के फीचर्स को देखा जाए तो कौन सा शेयर खरीदना बेटा बेहतर है, प्रेफर्ड या कॉमन? प्रेफर्ड सर। अगर आप ये दो डिफरेंसेस देखें तो कौन सा शेयर खरीदना बेहतर है, प्रेफर्ड शेयर या कॉमन शेयर? प्रेफर्ड शेयर सर। बेटा बोलें, आंसर दें मुझे। प्रॉफिट शेयर सर। प्रेफर्ड शेयर सर। प्रेफर्ड शेयर सर। प्रेफर्ड शेयर खरीदना बेहतर है क्योंकि इसमें एक तो आपको फिक्स डिविडेंड भी मिलना ही मिलना है, दूसरा आपको क्लेम ऑन एसेट भी मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग कॉमन शेयर खरीदते हैं। व्हाई? क्या रीजन हो सकती है? सर उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले रीजन तो ये है जिन्होंने बोला कि यहाँ पे डिविडेंड फिक्स है, यहाँ पे प्रॉफिट मिलने के चांस ज्यादा है। अगर यहाँ पे 2 रुपीज फिक्स कर दिए गए हैं तो कॉमन वालों को मे भी पहले साल ही 10 रुपए मिल रहे हैं, अगले साल और प्रॉफिट हो तो और डिविडेंड बढ़ जाएगा, अगले साल और प्रॉफिट हो तो डिविडेंड और मजीद बढ़ जाएगा। थर्ड जो मेन डिफरेंस है जो कि जिसकी वजह से लोग कॉमन शेयर खरीदते हैं वो ये है, प्रेफर्ड वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता बेटा। अगर आपने कंपनी का प्रेफर्ड शेयर खरीदा है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग नहीं कर सकते। यानी वोटिंग राइट किनके पास होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन शेयर होल्डर वालों के पास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी का बंदा बीओटीज में आए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आए, तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो कॉमन शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपके पास 100 वोट है किसी बंदे को डालने के लिए। वो आप किसी एक बंदे को डाल दें, वो आप डिवाइड करके मुख्तलिफ बंदों को डाल दें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये दो मेन डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि कॉमन शेयर वालों को प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है। नंबर 2, उनके पास वोटिंग राइट होता है। अगर आपने वोट डालना है तो सिर्फ कॉमन वाले वोट डाल सकते हैं, प्रेफर्ड वाले वोट नहीं डाल सकते। और अगर देखा जाए तो जो प्रेफर्ड शेयर होते हैं बेटा ये लेस रिस्की होते हैं और कॉमन शेयर जो है वो ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उस पर आपको क्या पता नहीं होता कि आपको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा। तो जितना रिस्क ज्यादा है वहां पे रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा है और लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो ये थे बेटा हमारे पास फोर्थ मार्केट विद द नेम ऑफ कैपिटल मार्केट, जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होगी। इसमें 2 सिक्योरिटीज आपको मिलेंगी, एक बॉन्ड्स के नाम से और एक शेयर्स के नाम से। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा फोर्थ मार्केट में? एनीवन? नो सर। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम फिफ्थ मार्केट की तरफ जाएंगे, द लास्ट वन, दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट। तो हम बोलते सर ये जो फोर्थ मार्केट लिखा था, इसका ब्रैकेट में क्या लिखा था वो नजर नहीं आ रहा था। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था? सर वो ना नजर नहीं आ रहा था तो मैंने तो फोर्थ मार्केट में ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, नाम लिखा था फोर्थ मार्केट का, कैपिटल मार्केट। अच्छा, वो जिसके मोर देन 1 ईयर हो। मोर देन 1 ईयर, ऐसी मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होगी वो सिक्योरिटीज मिलेंगी। ब्रैकेट में लिखा था मोर देन 1 ईयर। ओके सर, मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी थी। ओके, ओवर द काउंटर मार्केट बेटा क्या होती है? द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज थ्रू ऑनलाइन मीडिया। यानी ऐसी मार्केट जहां पे आप सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे थ्रू ऑनलाइन। इसको आप ऑनलाइन मार्केट भी कह सकते हैं, थ्रू इंटरनेट। जिस तरह अगर आप देखें, आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आजकल, तो उस मार्केट को हम ओटीसी मार्केट कहेंगे। अच्छा, ये वो मार्केट होती है जहां पे आपको न्यू सिक्योरिटी भी मिलेंगी, ओल्ड सिक्योरिटी भी मिलेंगी, लेस देन 1 ईयर वाले भी मिलेंगी, मोर देन 1 ईयर वाले भी मिलेंगी। देखिए मैंने आपको इससे पहले 4 मार्केट्स पढ़ाई, चारों मार्केट्स के अपने फीचर थे। प्राइमरी में सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज मिलती थी, सेकेंडरी में ओल्ड सिक्योरिटीज मिलती थी, मनी में आपको सिर्फ और सिर्फ लेस देन 1 ईयर वाली मिलती थी, कैपिटल मार्केट में आपको मोर देन 1 ईयर वाली मिलती थी। लेकिन मैंने बोला फिफ्थ मार्केट ऐसी मार्केट है जिसको हम ऑनलाइन मार्केट भी कहते हैं। इस मार्केट में आपको चारों की चारों मार्केट वाली सिक्योरिटीज एक ही जगह पे अवेलेबल है। अगर ये मार्केट एग्जिस्ट करती है तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट्स? जी, अगर ये मार्केट एग्जिस्ट कर रही है बेटा, ऑनलाइन मार्केट अगर अवेलेबल है, तो फिर हमें बाकी 4 मार्केट्स की क्या जरूरत है? उसको खत्म कर दिया जाए, क्यों ना हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन पे ले आए? क्या कहते हैं सर? क्योंकि ये वो बाकी 4 बेसिक हैं, उन पे ये क्या लें, जब तक आप बेसमेंट नहीं बनाएंगे तो घर किस तरह बनेगा। तो यही वाला हिसाब इसका है कि जब तक आप पहली 4 को अपनी अंडर कंसेंट
जनरेशन नहीं लेके आएंगे तब तक ये किस तरह बनाएंगे? मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही बोला बेटा, आपने बिल्कुल सही बोला। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक ही जगह पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल जो चीजें आपको चाहिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी खरीदनी है वो भी यहाँ पे मिल सकती है, अगर आपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीदनी है वो भी यहाँ पे मिल सकती है, न्यू भी मिल सकती है, तो फिर बाकी 4 मार्केट्स की क्या जरूरत है? वो क्यों रखी हुई है हम लोगों ने? उसको खत्म करके क्यों ना हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मार्केट पे आ जाए? क्या रीजन हो सकती है ऑनलाइन मार्केट पे हम क्यों नहीं आ रहे अभी तक? एक तो बेटा सबसे बड़ी रीजन ये है कि ऑनलाइन मार्केट हर बंदे को चलाने नहीं आती, सीधी सी बात है। हर बंदे को नहीं पता डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे की जाती है, ऑनलाइन रिसीविंग कैसे की जाती है। देखिए अभी भी अगर आप कोरोना के दिनों में देखें तो ऑनलाइन मार्केट्स ने बड़ी तरक्की की है। बहुत चीजें हम अपने घर पे मंगा लेते हैं, दराज एक ऐप है आपके पास, दराज ऐप के ऊपर जाके आप बहुत सारी शॉपिंग भी कर लेते हैं ऑनलाइन, बट स्टिल फिजिकल मार्केट्स आर देयर। फिर भी फिजिकल मार्केट्स की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर बंदे को दराज यूज करना नहीं आता, हर बंदे को इंटरनेट यूज करना नहीं आता, हर बंदे के पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। नो डाउट कि फ्यूचर ऑनलाइन मार्केट का ही है। पूरी दुनिया में आप देखिए, हर टेक्नोलॉजी वाइज देखिए तो हर चीज आपकी ऑनलाइन होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब तो एजुकेशन भी आपकी ऑनलाइन हो गई है, तो बाकी चीजें भी अब आपकी ऑनलाइन होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो फ्यूचर है बेटा वो आपकी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का है। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन मार्केट के बारे में लोगों को अभी इतनी नो हो नहीं है, लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, तो दैट्स वाई ये मार्केट तो अभी से है, एग्जिस्ट कर रही है। तो जिन लोगों को तो ऑनलाइन मार्केट यूज करना आता है वो इसको यूज करेंगे, जिनको यूज करना नहीं आता उनके लिए फिर अदर मार्केट्स अवेलेबल है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। गॉट द आइडिया बेटा? यस सर। ये था बेटा हमारा थोड़े से टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए। इस स्लाइड के अंदर जितने भी टॉपिक्स लिखे थे वो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब थोड़े से बेसिक 2-3 चीजें बताऊंगा, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक्स की तरफ जाएंगे, न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। वो बेसिक चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मजीद गाइड करूंगा। तो वो क्या चीजें हैं वो हम यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपने सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी बेटा? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। फिर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन भी किए होंगे डेफिनेटली, कि किस तरह से आपने जो ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करनी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताती है आपको? किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। इस तरह बैलेंस शीट होती है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट बेसिकली। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले आप लोगों को कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, ऑनर इक्विटी क्या होती है। शुरू के लेक्चर में मैंने बता दिया था। यहाँ बताने का मकसद मेरा क्या है? यस सर। व्हाट डज मीन बाय ड्यूअल एस्पेक्ट? बेटा ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? ये आपने पूरी अकाउंटिंग पढ़ी है, वहां पे आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है बेटा सर अकाउंटिंग? वो जो डुअल एंट्री सिस्टम था, जी बेटा दोबारा बोले, सॉरी। सर जो डुअल एंट्री सिस्टम था, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल वही। क्या चलिए बताएं डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? उसी को बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? सर डबल एंट्री सिस्टम में था कि यानी अगर हम एक चीज खरीदेंगे तो उसकी वजह से 2 चेंजेस आएंगे। एक चीज खरीदेंगे 2 दो चेंजेस, यानी इसको ऐसे नहीं पढ़ना, इसको आपने ये पढ़ना है ईच ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन आप टेक प्लेस करेंगे उसके मिनिमम 2 इफेक्ट्स आएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन, सिर्फ खरीदने वाले नहीं, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर बोलूंगा उसका कम से कम 2 जगहों पे इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं कहता हूं जी परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर असलम। अब सुनिएगा, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर असलम। एक तो आपका फर्नीचर परचेज किया, एक तो इफेक्ट फर्नीचर अकाउंट में जाएगा। दूसरा आपने मिस्टर असलम से खरीदा तो दूसरा अकाउंट हमारा मिस्टर असलम का बन जाएगा। सोल्ड गुड्स टू अली, एक आपने सेल्स किया तो सेल्स का अकाउंट बन जाएगा, दूसरा आपने अली को सेल किया तो अली का अकाउंट बन जाएगा। यानी मैं कोई भी ट्रांजैक्शन बोलूं, कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन बोलूं, उसका कम से कम जो इफेक्ट है आप उसको 2 जगहों पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम यही करते थे। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी परचेज बिल्डिंग ऑफ ₹80,000। अब एक आपका बिल्डिंग का अकाउंट बनेगा, दूसरा आपका कैश का अकाउंट बनेगा, क्योंकि आपने एक बिल्डिंग खरीदी है और दूसरी तरफ आपने उस बिल्डिंग के लिए 80,000 रुपया पे किया है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये जरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, ये ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो टेक प्लेस होती है उसका इफेक्ट कम से कम आपने 2 जगहों पे रिकॉर्ड करना है।
कोई भी ट्रांजैक्शन में बोलता हूँ, चले मैं एक ट्रांजैक्शन बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹1000। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगा? सर कैश और एक्सपेंस पे, कैश और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक इफेक्ट कैश पे जाएगा और दूसरा इफेक्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जिसे आप एक्सपेंस का नाम दे रहे हैं। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हम बोलेंगे उस ट्रांजैक्शन को कम से कम आपने दो जगहों पे रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग या डबल एंट्री सिस्टम। ओके, सेकंड बेटा कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? व्हाट डज मीन बाय कॉस्ट कॉन्सेप्ट? जी, एनीवन? अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेटा क्या होता है? एनी आइडिया? नो सर। ओके, कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग के अंदर कि अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो जितनी प्राइस पे आपने खरीदी है वही प्राइस आपने खाते में लिखनी है, चाहे वो चीज आपने मार्केट से महंगी खरीदी है, चाहे वो आपने मार्केट से सस्ती खरीदी है। मैं एग्जांपल देता हूं, आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा 10 लाख का, मार्केट में वो बिक रहा था 12 लाख का, आपको 2 लाख सस्ता मिल गया। आपने खाते में आके उसको 12 लाख नहीं लिखना, आपने खाते में आके उसको 10 लाख ही लिखना है। आपने जमीन का टुकड़ा खरीदा 10 लाख का, लेकिन मार्केट में जब आपने सर्वे किया पता चला कि आपने वो 8 लाख रुपए में भी मिल सकता था, लेकिन आपने 10 लाख का खरीद लिया। अब आपने खाते में आके 8 लाख नहीं लिखना, आपने 10 लाख ही लिखना है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है अकाउंटिंग के अंदर कि जितने पैसे आपने पे किए हैं आपने उतने ही पैसे आके खाते में लिखने हैं, चाहे उसकी प्राइस मार्केट प्राइस से ज्यादा हो, चाहे उसकी प्राइस मार्केट प्राइस से कम हो। अगर आप कम या ज्यादा लिखेंगे मार्केट प्राइस के तौर पे, यानी फॉर एग्जांपल आपने कहा यार मैंने ज्यादा पे कर दिए, मार्केट में तो इसकी वैल्यू 8 लाख थी तो आपने आगे खाते में 8 लाख लिख दिया, नो, तो वो 2 लाख रुपए आपका कभी मैच नहीं हो पाएगा। इसी तरह 10 लाख वाली चीज जो आपने खरीदी मार्केट में 12 लाख थी तो आपने आगे 12 लाख उसकी प्राइस लिख दी, वो भी गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अकाउंटिंग के जो ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो लोगों के सामने शो नहीं होंगे। So the cost concept says that you have to write exact cost जो आपने पे की है। अब इसकी एग्जांपल देखें, ये आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 लिखी है उसने कि a land purchase for ₹5 lakh will be recorded only at 5 lakh even though the market value may be lower say 4 lakh or higher 6 lakh। चाहे उसकी प्राइस मार्केट में उससे ज्यादा हो, चाहे उसकी प्राइस मार्केट में उससे कम हो, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप ट्रू वैल्यू नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डाटा शो हो रहा होगा वो आपकी कंपनी को ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स को शो नहीं कर रहा। ठीक है ना, 10 लाख वाली चीज आपने 12 लाख में लिख दी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंस शो कर दिया, हालांकि पे तो आप 10 लाख करके आए थे लेकिन खाते में 12 लाख लिख दिया, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे एंड वाइस वर्सा। अंडरस्टैंड बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट? जी सर। यस सर। ओके, आगे आता है बेटा काउंटिंग पीरियड। क्या होता है काउंटिंग पीरियड? सिंपल वन, व्हाट डज मीन बाय काउंटिंग सर पीरियड? अकाउंटिंग पीरियड मतलब बोलने बोलने बेटा। टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल जो कि यूजुअली 1 साल होता है। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, जो आपका फिस्कल ईयर होता है ना, जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। आपको पता है कि आपका जो बजट है वो जून में आता है और अगले साल की जुलाई तक हो जाता है, यानी 1 जुलाई से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। जो अकाउंटिंग ईयर है बेटा आपका, जो कंपनीज यूज करती हैं वो जनवरी टू दिसंबर होता है। आप कभी भी कोई किसी भी कंपनी की अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहेंगे तो वो जनवरी 1 से स्टार्ट होंगी और दिसंबर 31 तक जाएंगी। अगर आप फिस्कल ईयर देखना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर देखना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर जो बेटा स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून तक जाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसके लिए आपने अपने अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, और यूजुअली बेटा ये 1 साल होता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कंपनीज के अंदर जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो जनवरी 1 से स्टार्ट होके 30 जून तक का 30 दिसंबर तक जो है वो आपका 31 दिसंबर तक आपका चलता है 1 साल के लिए। बाकी अगर मैं आपसे कहूँ 3 माह के लिए मुझे ट्रांजैक्शन दिखाओ, 4 माह की दिखाओ, 5 माह की दिखाओ, तो वो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। लेकिन अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो 1 साल का टाइम पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड मोस्टली हम 1 साल के लिए लेते हैं और वो साल आपका जनवरी टू दिसंबर होता है अकाउंटिंग के अंदर। ओके बेटा,
द नेक्स्ट वन इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है? एनीवन, एनी आइडिया? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेटा देखिए आपके सामने लिखा भी हुआ है, अगर आप इसको स्टडी करें। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब रेवेन्यू आप उस वक्त उसको लिखेंगे जब आप उसको अर्न कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को 10 लाख रुपए की चीज बेची, अभी वो 10 लाख मुझे रिसीव नहीं हुआ, उसको मैं अकाउंट रिसीवेबल में तो लिखूंगा, लेकिन जब तक वो पैसे मुझे मिल नहीं जाते तब तक उसको मैं कहीं पे शो नहीं करूंगा प्रॉफिट या लॉस के अंदर। रियलाइजेशन आर व्हेन दे आर अर्नड आर रियलाइज्ड। अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, उसने कहा जी अ सेल इनवॉइस ऑफ ₹1 million, क्रेडिट नोट इज 1500 इज रिसीव्ड। 1 मिलियन का आपने कोई चीज बेची है, उसमें से आपने 15,000 रिसीव किया। ये जो 15,000 आपने रिसीव किया ये आपके पास अर्नड रेवेन्यू है, ये आप कमा चुके हैं। बाकी का जो पैसा अभी तक आपको नहीं मिला वो आपने अभी तक अर्न नहीं किया, यानी वो अभी तक आपको मिले नहीं है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आपको एक्चुअल में पैसे मिल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड योर रियलाइज्ड अमाउंट, उसको हम रियलाइज्ड अमाउंट कहते हैं। इसको आप रीड कर लें, जो भी आपके सामने लिखा भी हुआ है। किसी जगह पे प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए लास्ट लाइन पर, रियलाइजेशन इज अज्यूम टू अकर व्हेन द सेलर रिसीव कैश और क्लेम टू कैश इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज। यानी जब आपने कोई चीज बेच दी है और उसके आपके पास पैसे रिसीव हो गए हैं तो दैट थिंग इज कॉल्ड योर रियलाइजेशन, कि आपने उसको रियलाइज कर लिया है कि ये चीज आपको मुझे मिल चुकी है, ये मैं अर्न कर चुका हूँ। बाज दफे ऐसे भी होते हैं कि आपने लोगों से पैसे लेने होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल आपके होते हैं, लेकिन वो अकाउंट रिसीवेबल पैसे आपको वापस नहीं मिलते। तो जब रिसीवेबल्स आपको पैसे वापस नहीं देते तो उसको क्या बोलते हैं? आपने किसी बंदे से पैसे लेने हैं, उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल। ये तो पढ़ा हुआ ना अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? जी सर। अकाउंट रिसीवेबल वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने हैं, यानी आपने किसी को चीज बेच दी उधार पे, 50,000 रुपए के उधार पे आपने चीज बेच दी, वो बंदा आपके पैसे मार लिया उसने, उसको क्या बोलेंगे? उसने आपके पैसे वापस ही नहीं किए। सर वो अनकलेक्टेबल। अनकलेक्टेबल तो होगा लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। अच्छा ये बताएं अकाउंट रिसीवेबल्स को क्या बोलते हैं? डेटर्स या क्रेडिटर्स? डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं बेटा जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, और जो अकाउंट्स पेएबल होते हैं उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो अभी किसी ने बीच में बोला भी है, तो बेटा वो पैसा जो आपको वापस नहीं मिलता उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। बैड डेट्स यानी वो डेटर्स जिन्होंने हमें पैसा वापस नहीं किया, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, उसका नाम होता है बैड डेट्स, यानी वो पैसे जो हमें वापस नहीं आए। अंडरस्टैंड बेटा? यस यस सर। सर। इसके बाद बेटा आप लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा होगा। अकाउंटिंग प्रोसेस ये मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा, प्रोसेस ये आपने पहले किया हुआ है, ये मैं आपको करवाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको आइडिया दूंगा ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की थी। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर बेटा ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? जर्नल, जर्नल से हम बनाते हैं लेजर, लेजर से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के जरिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये आपने 4-5 स्टेप्स वहां पे पढ़े होंगे। जर्नल के अंदर क्या आती है? जर्नल को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग करना। जो भी ट्रांजैक्शन आती है तो आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े होंगे, ऐसे ही है, वो मैं आपको भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आगे जाके। फिर जो आपने जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस पास की थी, उन ट्रांजैक्शंस की बेस के ऊपर आपने क्या ड्रॉ किए? आपने लेजर्स ड्रॉ किए। लेजर्स के जरिए फिर आपने क्या ड्रॉ किया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के भी 2-3 तरीके थे, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कौन सा सीखा है। एक सेल्फ बैलेंसिंग मेथड होता है, एक टी अकाउंट बैलेंस मेथड होता है। आपने जो भी पढ़ा होगा उसमें वो अकाउंट पर है। जी कौन सा पढ़ा है आप लोगों ने? टी अकाउंट। टी अकाउंट्स पढ़ा होगा, ठीक हो गया। तो मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं। फिर टी अकाउंट्स की मदद से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर मोस्टली हम 2 अकाउंट सिखाते हैं अकाउंटिंग 1 के अंदर, जिसमें एक बैलेंस शीट आती है और एक आपकी इनकम स्टेटमेंट आती है। आपकी बेटा वीडियो एंड हो रही है, इसी लिंक से मुझे दोबारा ज्वाइन करें आप, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सीआर साहब बैठे हैं? ओके सर। सीआर साहब कहाँ पे? नो सर वो नहीं है। अच्छा वो नहीं है, चलें इट्स ओके। अभी मुझे दोबारा ज्वाइन